चिकित्सकीय पेशे को आमतौर पर सेवा करने का पेशा माना जाता है। चिकित्सकीय पेशा कभी कभी सियासत का अखाड़ा भी बन जाता है। कांग्रेस चिकित्सा व्यवस्था फेल होने का दावा करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है। दूसरी ओर सरकार के मंत्री भी प्रदेश की चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से खफा है। प्रदेश के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ की जुबान से हाल में निकले शब्द इस पीड़ा को बयां करते नजर आते हैं। गृह मंत्री कटारिया ने उदयपुर में एक कार्यक्रम में अपने बयान में कहा कि पैसे के दम पर कोई भी डॉक्टर बन जाता है। वहीं खुद चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कोटा में सरकारी अस्पताल की दुर्दशा पर चिकित्सकों और स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। मंत्री जी ने बेशर्म जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं किया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई प्रदेश में आम जन को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं और क्या वाकई में डॉक्टरी पेशा इतना गिर चुका है कि कोई भी काबिलियत के दम पर नहीं बल्कि पैसे के दम पर डॉक्टर बन जाता है। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो पैनल मौजूद हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास, बीजेपी नेता डॉक्टर एस अग्रवाल और सामाजिक कार्यकर्ता सत्येन चतुर्वेदी, ये तीनों आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट में। सत्येन जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है। एक पुराना जोक है कि डॉक्टर के पास मरीज जाता है, कहता है डॉक्टर साहब मैं जहां भी छू रहा हूं मुझे दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि दरअसल तुम्हारी उंगली फ्रैक्चर है। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो उंगली रखी जा रही है वो फ्रैक्चर्ड है या जिस सिस्टम पे हाथ रख रहे हैं वो वेंटिलेटर पर है? देखिए साहब, देखा जाए तो ये पूरा सिस्टम ही है ना वो वेंटिलेटर पर है, क्योंकि एक समय चिकित्सकीय जो पेशा था वो लोगों की सेवा के लिए था और ज़्यादातर चिकित्सक सेवा की भावना लेकर ही आते थे। लेकिन जैसे जैसे चिकित्सा पेशा में व्यवसायीकरण हुआ है और ये प्रवेश के समय डोनेशन की जो व्यवस्थाएं हुई हैं, 1-1 करोड़ रुपए देकर के जो लोग डॉक्टर बन रहे हैं वो आने के साथ लोगों की सेवा से नहीं बल्कि धन से जुड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग आ रहे हैं उनसे हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो वास्तव में जनता की भलाई करेंगे। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो सिस्टम है जिसको कि एक निगरानी तंत्र की भूमिका अदा करनी चाहिए थी जी, वो पूरी तरह से निगरानी तंत्र की तरह भूमिका अदा नहीं कर रहा है। नहीं, लेकिन 24 घंटे उसके परिणाम ये हो रहे हैं कि एक स्वच्छंदता, 24 घंटे तो निगरानी भी नहीं रखी जा सकती। अग्रवाल साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए सरकार की मंशा तो साफ हो जाती है कि वो निरीक्षण पर निकले, लेकिन उसके बाद जो हालात सामने आए, कहीं ये उस कहानी की तरह तो नहीं है कि राजा को लगता था शहर में सब ठीक है, मंत्री मुझे सही बता रहे होंगे, लेकिन जब शहर का निरीक्षण करने निकले तो पता चला जनता कितनी बदहाल है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आज चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं वो चाहे हमारे मंत्री जी गुलाबचंद जी कटारिया या जो चिकित्सा मंत्री हैं राजेंद्र जी राठौड़ ने वो एक हकीकत बताई है कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं मतलब डॉक्टर हमारे पैसे से बन रहे के अंदर वर्षों के अंदर खड़ी करी गई है, जिनको की आमूल चूल परिवर्तन, मतलब यह है कि पैसा देकर डॉक्टर बन रहे हैं, टाइम के अंदर कुछ महीनों में कुछ 1-8 साल के अंदर नहीं की जा सकती है, जो कि एक बुनियादी के अंदर 50 साल के अग्रवाल साहब कर दी गई है। मतलब आज स्किल्ड हैंड्स नहीं बन रहे हैं, पैसा देकर कोई भी डॉक्टर बन जा रहा है कि इनके अंदर हम किस प्रकार का चाहते हैं। लेकिन नहीं अग्रवाल साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मतलब अब एथिकली कोई डॉक्टर नहीं बन रहा है, कहने का मतलब है कि पैसा देकर डॉक्टर बना जा सकता है, मतलब अगर गलती के एंड पर कोई खड़ा है तो वो डॉक्टर्स हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर उसने योग्यता कर ली है और वो अगर किसी भी प्रकार से मेरिट में नहीं आया है तो भी डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि अपनी नीतियां इस प्रकार की। अब के पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे के पूरे देश के अंदर एक ही AIPMT के कारण उनको एक ही एग्जाम से प्रताप सिंह जी कोई भी फोर्स नहीं कर पा रहा है, कोई भी डॉक्टर्स को काम करने के लिए फोर्स नहीं कर पा रहा है। आपके समय भी कोई नहीं कर पाया और इस समय भी नहीं कर पा रहा है। यही है लब्बो लुआ।
नहीं, मैं नहीं, प्रताप सिंह जी से मेरा सवाल है। इस साल के अंदर इसके अंदर बहुत ज्यादा कमी आई है। हाँ जी, प्रताप सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है। क्योंकि प्राइवेट, हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलें। एक बात आप मानकर चलिए, जो मेडिकल का मामला है और ये जो पूरा का पूरा मामला जिसमें मिस्टर राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और गुलाब चंद जी कटारिया ने अपनी बात रखी है, उन्होंने जो दर्द बयान किया वो दर्द उनका अकेले का नहीं है, वो राजस्थान के आम आदमी का दर्द है। और इस दर्द को समझने के लिए हम ये डायलॉगबाजी करें बीजेपी कांग्रेस, उससे कुछ नहीं होगा। हमें इसमें सुधार करना पड़ेगा। और ये बड़ी बात ये है कि हमने क्या किया, उसने क्या किया, मुझे प्राइम डिबेट में कौन देख रहा है। अरे भाई, कांग्रेस के समय कोई गलती थी या बीजेपी के समय कोई गलती है तो गलती को स्वीकार करना पड़ेगा। तो गलती क्या है? और ये अच्छी बात है। गलती क्या है प्रताप सिंह जी, बताएं। गलती क्या है वो बताएं। हाँ, वही बोल रहा हूं। कटारिया जी ने आज इतनी बड़ी बात बोली और साफ मन से बोली कि आज पैसे देकर आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और आप डॉक्टर बनकर आ सकते हैं। और अभी जो हालात हुए राजस्थान में, आपको पता है हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है। जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनके बीच में आपने इनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने, जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज चल रही है, उन्होंने मनमाने एडमिशन कर दिए। तो मतलब साफ है ना प्रताप सिंह जी कि ऐसे लोग जिम्मेदार हैं। राजेंद्र राठौड़ वहां जाकर, मतलब साफ है ना कि ऐसे लोग जिम्मेदार हैं, न कि राजनीति। अग्रवाल साहब अभी 2 मिनट तसल्ली रखो, सुनाइए जी। मतलब साफ है ना कि ऐसे लोग जिम्मेदार हैं, न कि राजनीतिक शख्सियतें या फिर सरकारें। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, वो इसमें जो आप सिर्फ राजनीतिक शख्सियत की बात मैं नहीं कर रहा, इसमें हमारा जो पूरा सिस्टम है उसको हमें इच्छा शक्ति के साथ सबको मिलकर दूर करना पड़ेगा। सरकार चाहे हमारी हो चाहे इनकी हो, सरकार की मॉरल ड्यूटी कुछ ज्यादा बन जाती है जब मिनिस्टर खुद आगे बढ़कर ये कहे कि इसमें आपको सुधार करना है। मॉरल ड्यूटीज अगेंस्ट इमोरालिटी कैसे चलेगी सत्येंद्र जी? मुझे आप समझाइए कि एक तरफ है मोरल ड्यूटीज, दूसरी तरफ है इमोरालिटी। मैं ये इमोरालिटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एमसीआई यानी भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकरण कराने वाले विद्यार्थियों की तादाद लगातार घट रही है। 2012 से 2013 में घटी, फिर 2014 में घटी, इस साल भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो कम ही होगी। तो हम एक मोरल सर्विस अगेंस्ट इमोरालिटी की तस्वीर की तरफ जा रहे हैं। देखिए, मेरा निवेदन पहला तो ये है कि जब तक ये डोनेशन की व्यवस्थाएं रहेंगी, अग्रवाल साहब ने कहा कि हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है, लेकिन क्या डोनेशन की सीटें खत्म कर दी हैं? क्या डोनेशन की सीटें तो आज भी सब मेडिकल प्राइवेट पास हैं और उनमें से जो निकल रहा है ना, वो कचरा जो निकल रहा है वो पूरे सिस्टम को है ना बदबूदार बना रहा है। तो सवाल ये है कि उसको साफ करने के लिए तो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से तो काम चलेगा नहीं। बिल्कुल। और वो राजनीतिक इच्छा शक्ति है ना, वो कहीं नजर नहीं आ रही है समाज में आज भी। ओके, तो अग्रवाल साहब मैं आप ही के पास आ रहा हूं। अग्रवाल साहब मैं आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दें। पश्चिम बंगाल के एक अस्पताल में आग लगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया कि अब मुझे यकीन हो गया है हम तीसरी दुनिया के देश में रहते हैं। तो क्या यह स्थिति क्रिएट हो चुकी है? आपकी आवाज पूरी ठीक है, मैं दोहरा देता हूं, मैं थोड़ा जोर से दोहरा देता हूं। अग्रवाल साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के एक अस्पताल में आग लगी और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि अब मुझे यकीन हो गया है हम तीसरी दुनिया के देश में रहते हैं। तो क्या भारत में चिकित्सा व्यवस्थाओं का जो तस्वीर है वो तीसरी दुनिया के देश की तरह की पूरी तरह से बन चुकी है? नहीं, ये बात नहीं है। किसी के कह देने से या केवल पश्चिम बंगाल में ये बात निकाल लेने से नहीं है। आज भी हम अगर बहुत जगह और अधिकतर के अंदर हम जो विकसित देश हैं चिकित्सा के अंदर, उनसे किसी भी प्रकार से चिकित्सा व्यवस्थाओं के अंदर कम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जिस प्रकार से जो मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर माने जाते हैं उसके अंदर हम कुछ मानकों के अंदर निश्चित रूप से कम है। हमारे यहाँ से जो निपुणता है चिकित्सा के अंदर, जो हमारा मैन पावर है, वो मैन पावर किसी भी तरीके से कुशलता के नहीं। तो क्या अग्रवाल साहब प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी आप ये कह रहे हैं? के ऊपर हमारे यहाँ व्यवस्था, अग्रवाल साहब आप ये कह रहे हैं कि प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी है और उस व्यवस्था नहीं नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। मैं मेरे गांव की सीएचसी का उदाहरण आपको देता हूं जिसमें 8 तो डॉक्टर हैं और 5 पैरामेडिकल है, यानी 2 एएनएम, 1 जीएनएम, 1 एलएस और 1 लैब टेक्नीशियन।
अब बताइए 8 डॉक्टरों के साथ में 5 पैरामेडिक जिस जगह हैं, मैं आप बिल्कुल डॉक्टरों से भी क्या अपेक्षा करेंगे, वो क्या उपलब्धि देंगे? मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि व्यवस्थाओं की कमी है। अपन को उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाना पड़ेगा और उन जब तक व्यवस्थाओं तो को बनाइए दुरुस्त ना। नहीं बनाएंगे हम चिकित्सा तो बनाइए ना सुविधाएं प्रताप सिंह नहीं जी। दे पाएंगे। क्या आज स्मार्ट सिटी से पहले स्मार्ट हेल्थ एक बेसिक जरूरत नहीं है? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, आपने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। ये जो नारों से और वादों से जब देश चलाने की कोशिश की जाती है, तब लोग इंप्लीमेंटेशन की उम्मीद करते हैं। नारा चाहे कांग्रेस दे चाहे बीजेपी दे, लोग इतना चाहते हैं कि आप कोई नारा दें, आप कोई वादा करें, तो उसकी बेसिक जरूरत की चीज है, उनको आपको पूरा करना पड़ेगा। लोगों को दवाई चाहिए, लोगों को खाद्य सामग्री चाहिए, लोगों को महंगाई पर नियंत्रण चाहिए। लोग अस्पताल में जाए तो उनको यदि कोई योजना है, नहीं तो उन मुद्दों पर तो आपको नकारा जा चुका है प्रताप सिंह जी। मिलनी चाहिए, गरीब आदमी को लगना चाहिए कि उसको सस्ती नहीं, पर उन दवा मुद्दों मिले। पर तो आपको नकारा जा चुका है डॉक्टर प्रताप सिंह जी। प्यार से उसका इलाज करें। उन मुद्दों पर तो आपको नकारा जा चुका है। WHO ने 2011 में ही भारत को चेतावनी दी थी, तब UPA 2 चल रहा था। स्वास्थ्य क्षेत्र पर भारत सरकार द्वारा मात्र $32 प्रति व्यक्ति का खर्च दयनीय दशा को दर्शाता है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप जो कह रहे हैं कि हमें नकारा जा सकता है, ये तो पूरी दुनिया ने देख लिया। हम चुनाव हार गए, लेकिन आपको शायद पता नहीं है, आप खुद भी तय कर लीजिए, जांच कर लीजिए। राजस्थान सरकार जो फ्री दवा योजना, फ्री जांच योजना लेकर आई, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। लोग स्टडी करने आ रहे हैं, गुजरात सरकार के लोग भी स्टडी करने आए और पूरे मुल्क इस स्टडी को कर रहे हैं। आज भी ये सरकार इस योजना को क्यों चला रही है? क्योंकि सरकार जानती है ये योजना लोगों के जनहित से जुड़ी हुई है, लोग इस योजना को पसंद करते हैं, तभी तो बीजेपी की सरकार भी इस योजना नहीं, लेकिन को इस आगे तरह लेकर जा रही है। की योजनाओं में जो अगर योजना भ्रष्टाचार अच्छी का होती रास्ता है, बंद बाद में नहीं बोलेगा होगा सवाल साहब, तो फिर आप हमें डॉक्टरों की मेंटालिटी को जब कैसे ये सुधारेंगे? योजना सत्येंद्र अच्छी है, जी, तभी सरकार आगे बात लेकर तो जा यहाँ रही पर है। डॉक्टरों की ये मेंटालिटी योजना- की है या ये फिर योजना- अस्पताल प्रशासन की है। मैं दरअसल ये कहना चाहता हूं, ठीक है बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन अगर उसमें भ्रष्टाचार के रास्ते खुले हैं तो अस्पताल उस तरफ बिल्कुल मुड़ेगा, ठीक कहा डॉक्टर्स उस तरफ मुड़ेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यदि करप्शन को हम नहीं रोक पाते हैं नहीं, तो उसकी सत्येंद्र जी morality से हमारी आनंद सबकी है, फानन में पूरे एक योजना समाज लाना की बहुत सरकार आसान है की प्रताप सिंह जी। और डॉक्टर आनंद फानन में कहीं ना योजना कहीं लाना, कंट्रोल हमें लेकिन करना उसे पड़ेगा। फुली पैक्ड बनाना बहुत मुश्किल है। सत्येंद्र जी, मेरा सवाल आपसे था। स्वप्निल जी, आपका जो WHO का आपने उदाहरण दिया ना, उसी उदाहरण को लेकर यदि हम चर्चा करें तो NRHM जैसी महत्वाकांक्षी योजना इस देश में सरकारें लेकर के आई, लेकिन स्वास्थ्य क्योंकि संवैधानिक रूप से राज्य सरकारों का मुद्दा है और राज्य सरकारें नहीं चाहती कि केंद्र जाकर के सीधा कोई खर्चा करे, तो उस पैसे का उपयोग दुरुपयोग तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है ना। आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि राज्य सरकारें, देश की सरकारें अच्छे कार्यक्रम नहीं लेके आई? बहुत अच्छे कार्यक्रम थे। NRHM जैसा तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम नहीं था, निःशुल्क दवा जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम नहीं था। आज सरकारी अस्पताल हैं जनता से जो भरे हुए हैं, उसके पीछे बहुत साफ साफ बात यह है कि प्राइवेट व्यवस्था होने के बावजूद भी लोग सरकारी व्यवस्था पर विश्वास कर रहे हैं, या फिर उनकी ये इच्छा नहीं, या तो उनकी मजबूरी है, आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो प्राइवेट को अफोर्ड कर सके। नहीं, हाँ, मेरा ये कहना, ये तो उनकी मजबूरी भी हो सकती है। डॉक्टर्स भी तो अब निजी अस्पतालों की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल में आना नहीं चाहते हैं। अग्रवाल साहब, मेरा सवाल आपसे है, 7 मई 2014 आपकी सरकार का वक्त, यह तय किया गया कि जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता पता लगाई जाएगी और उसके आधार पर रैंकिंग डिसाइड की जाएगी और अस्पताल के बाहर लिखी जाएगी। बहुत अच्छी चीज थी, जैसे ही लोग वहां पर पहुंचते उनको पता चल जाता कि हम कहां घुसने वाले हैं। वो क्यों नहीं हो पाया? मैं आपको बताऊं कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो अभी तक की जितने अस्पतालों के अंदर और चिकित्सा व्यवस्था हों, उनको हम किस प्रकार से कैपेसिटी बिल्ड करें। जो पहले अव्यवस्थाएं बनी और जो बिना सोचे समझे स्कीमें चालू कर दी और जनता की अपेक्षाएं बढ़ा दी और उसके अनुरूप अपन ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया, जिसके कारण ये सारी की सारी अव्यवस्थाएं हुई। आज सरकार ने आते ही सबसे पहले किया कि 6 मेडिकल कॉलेज और खोले जाएं, जिससे कि आप जो कह रहे हैं उस पर मैं प्रताप सिंह जी से जवाब ले लूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे ये बताइए कि अस्पतालों की रैंकिंग क्यों नहीं हो पाई? गुणवत्ता के आधार पर अस्पतालों की रैंकिंग क्यों नहीं हो पाई?
हाँ जी, हाँ बिल्कुल, क्या कह रहे हैं आप? नहीं प्रताप सिंह जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन फिलहाल अग्रवाल साहब से ही मैं पूछ रहा हूं, अस्पतालों की रैंकिंग क्यों नहीं हो पाई अग्रवाल साहब? एनआरएचएम का प्रमुख मुद्दा था, वो 10 साल हो गए, नहीं, ठीक है ना, 2006 के अंदर चालू हुआ था। ठीक है ना, मुझे ये बताइए ना कि आपके अंडर में अस्पतालों की रैंकिंग क्यों नहीं हो पाई? गुणवत्ता के आधार पर प्रदेश के अस्पतालों की रैंकिंग, जो कि आप ही ने कहा था होगी, वो क्यों नहीं हो पाई? उसके ऊपर पूरा का पूरा कार्य चल रहा है, और गुणवत्ता के आधार पर एक क्रेडिटेशन जो है वो हर अस्पताल का होएगा, हर डिस्पेंसरी का होएगा, हर पीएससी का होएगा, हर सब सेंटर का होएगा, और एक क्रेडिटेशन की 2014 से पूरी की पूरी चालू कर दी, 28 तारीख सितंबर 2015 में मौजूद है, और अब तक रैंकिंग तो नहीं हो पाई है। प्रताप सिंह जी, जो आरोप बीजेपी ने लगाए, आनन फानन में योजनाओं को लाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया गया, ये लूप होल तो था, आप भी मानेंगे? फिर कह रहा हूं कि आनन फानन में नहीं, हमारे पास जब ह्यूमन रिसोर्स नहीं सर, आपको नहीं बोला, आपने जो आनन फानन में कांग्रेस पर कहा है, मैं उसके लिए कह रहा हूं प्रताप सिंह जी, अगर हम उसके अंदर अपनी पूरी की पूरी उसके अनुरूप। अग्रवाल साहब मेरे से पूछ रहे हैं। हाँ प्रताप सिंह जी बोले। अच्छा, आपसे पूछ। हाँ, ये बोल रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे। ऐसा है, देखिए, हाँ जी, ऐसा है कि मेरी आदत नहीं है, ना मेरी चमचागिरी करने की आदत है। यदि कांग्रेस सरकार में कांग्रेस गलती करती थी तो मैं बोलता था। मैं एक बात कह दूं, ना तो मैं कोई वसुंधरा जी से डर रहा हूं, ना अशोक गहलोत जी से, ना कांग्रेस के नेताओं का डर है, ना बीजेपी का। मैं प्रताप सिंह खाचरियावास हूं, मेरे मन से बोलता हूं। ठीक है, तो आज खुलकर बोल दीजिए। तो चमचागिरी नहीं होनी चाहिए डिबेट में। अब राजेंद्र सिंह राठौड़ ने आज अच्छा काम किया, मैंने तारीफ की। गुलाब चंद जी कटारिया ने अच्छा काम किया, मैंने तारीफ की। और जो काम उन्होंने किया वो काम लगातार चलना चाहिए। आप कह रहे हैं मेडिकल यूनिवर्सिटीज खोल दी, आप उद्योगपतियों को मेडिकल यूनिवर्सिटीज खुलवाएंगे, उन पे नियंत्रण नहीं होगा। वो गुलाब चंद जी कटारिया बेचारे यही कह रहे हैं, पैसे लेकर डॉक्टर बन रहे हैं। आप उन पर नियंत्रण कीजिए, आप उनमें सुधार लाइए। सरकारी हॉस्पिटल, चतुर्वेदी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, आज की जरूरत है, मजबूरी है, गरीब आदमी को खाने के लिए रोटी नहीं है। आप कह रहे हैं कि आनंद फानंद में योजना लाए, आपको सौगंध है, आप क्यों नहीं बंद करते इन योजनाओं को? आप में दम होना चाहिए। आप फ्री दवा योजना बंद करो, ठीक है, आप फ्री जांच योजना बंद करो, ये आज की जरूरत है। जिंदगी दांव पर लगी है, वहां पर हम सरकार में यदि राजनीतिक पहलू पर फिलहाल तो नहीं जाए। सत्येन जी, भारतीय जनता क्लोजिंग कमेंट के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं सत्येन जी, और मैं जानना चाहता हूं, इस पूरी बहस को आपने देखा और बीच बीच में अपने इनपुट्स दिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैं आपका फाइनल कमेंट चाहता हूं कि ये जो सारे कदम उठाए जाते हैं, अच्छे कदम उठाए जाते हैं, वो मासूमों की जिंदगी दांव पर लगने के बाद ही क्यों उठाए जाते हैं, पहले क्यों नहीं? पूरे राजस्थान की जनता, देश की जनता मान रही है कि योजना बहुत अच्छी है। ठीक है सत्येन जी, फाइनल कमेंट आपका। पूरी बहस आपने सुनी, सारे कदम मासूमों की जिंदगी दांव पर लगने के बाद ही क्यों उठाए जाते हैं, पहले क्यों नहीं? देखिए साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा तो है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति लोक कल्याणकारी कार्यों से धीरे धीरे करके विमुख होती जा रही है। जनता की सेवा के लिए जितनी भी स्कीमें हैं उनको सरकार लगातार कमजोर कर रही है, और ये देश के, राज्य के गरीबों पर एक कुठाराघात है। इसलिए शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक न्याय संबंधी जितने कार्यक्रम हैं वो गुणवत्तापूर्ण ढंग से ही राज्य में लागू होने चाहिए, जिससे राज्य की जनता को सही लाभ मिल सके। मुझे सिर्फ एक ही डर सालता है, मैं आप तीनों से कहना चाहता हूं, मुझे सिर्फ एक ही डर परेशान करता है कि किसी दिन न्यूज बुलेटिन में मुझे यह ना कहना पड़े कि स्वास्थ्य समस्याएं हमारे यहां बेहद आम बात हैं, होते ही रहते हैं। यह अंदाज में कभी नहीं चाहता स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यह था आज का प्राइम डिबेट।